जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 12 लेकर आ रहे हैं। सेट 10 11 लाइट का चैप्टर चल रहा है अभी। तो 10 11 आप लोग देखिए। आज 12 का लाइट का 41 से हम लोग करेंगे, 20 का कर रहे हैं सेट। ठीक है। तो 20 में आपको लगभग 20 से 40 क्वेश्चन हर सेट में मिलेगा। 20 क्वेश्चन रहेगा, उसमें कम से कम 40 क्वेश्चन का आंसर रहेगा, 40 से 50 का लगभग। तो देखिए आज 41 नंबर से हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 12 का क्वेश्चन। सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन है 41 का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, सबसे अधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है जबकि सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। आपको उस दिन भी बताए थे कि सबसे ज्यादा ऊर्जा और आवृत्ति और प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होगा? सबसे अधिक बैंगनी रंग का, याद रखिएगा। किसका होगा? बैंगनी। अगर कम पूछा जाए तो क्या बताइएगा? लाल रंग का। ठीक है। सबसे ऊर्जा, आवृत्ति और प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होगा? बैंगनी रंग का। और सबसे कम लाल रंग का। और अधिक सबसे तरंग दैर्घ्य, अगर तरंग दैर्घ्य पूछा जाए, तरंग दैर्घ्य पूछा जाए तो तरंग दैर्घ्य में तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक लाल रंग का। किसका? लाल रंग का। अगर कम पूछा जाए तो किसका बताइएगा? बैंगनी रंग का। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे अधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है जबकि सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। तो आप कभी भी ऊर्जा, आवृत्ति और प्रकीर्णन सबसे अधिक बैंगनी का और कम लाल का। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक लाल रंग का होता है और सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या सही है? सबसे अधिक ऊर्जा, देखिए ऊर्जा भी बताया था बैंगनी रंग का होता है जबकि सबसे कम ऊर्जा लाल रंग का होता है, यह भी आपको बताया गया है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है जबकि सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है। तीनों आपको बता दिए हैं, तीनों पॉइंट है। तो ये तीनों आप क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। आवृत्ति कहीं लिखा नहीं हुआ है, लेकिन फ्रीक्वेंसी भी सबसे अधिक किसका होगा? बैंगनी का। यहां अगर ऊर्जा की जगह क्या लिख दे? आवृत्ति लिख दे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिख दे। ठीक, तो वो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी? बैंगनी का, सबसे कम लाल रंग का। ठीक है, तो ये हो गया। आपको तीनों स्टेटमेंट क्या है? आपका तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 41 का आंसर क्या हो गया आपका? डी हो गया। चलिए देख लीजिए 41 का क्या हो गया? डी। 42 चलते हैं। 42 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, मोमबत्ती किलो का हिलता हुआ दिखाई देने का कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो ये बिल्कुल सही है। पानी में डूबी छड़ या परखनली का मुरा दिखाई देना कारण भी प्रकाश का अपवर्तन है। पानी में डूबे सिक्के का असर उठा हुआ, ठीक है, ऊपर उठा हुआ, असर नहीं, ऊपर उठा हुआ, ऊपर उठा हुआ दिखाई देने का कारण प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही होता है। जब आप पानी में सिक्का डालते तो आपको दिखाई देगा थोड़ा सा ऊपर क्या है? उठा हुआ है। ठीक है, उसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। चौथा पॉइंट है, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना दिखाई देने का कारण भी क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, इसके मतलब आप कह सकते हैं ये सारे जो चारों है ये प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये आपको कारण के साथ सिद्धांत के आधार पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
पूछा जाता है मोमबत्ती के लो का हिलता हुआ देने का कारण क्या है, तो आप 4 ऑप्शन रहेगा तो आप क्या मारिएगा, प्रकाश का अपवर्तन मारिएगा। पानी में डूबी छड़ या परखनली का मुड़ा हुआ दिखाई देने का कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन हो गया। पानी में डूबी सिक्के, ठीक है, डूबे सिक्के जो है ऊपर उठा हुआ दिखाई देने का भी कारण प्रकाश का अपवर्तन है। तारों का टिमटिमाना दिखाई देने का कारण भी प्रकाश का अपवर्तन है। तो उपयुक्त तत्वों में से कौन सा कथन सही है, तो ये तीनों क्या है, ये जो 1 2 3 4 ये चारों सही है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में कारण के साथ पूछ दिया जाता है, सिद्धांत के सिद्धांत पे काम करता है या कारण क्या है, तो बता दीजिएगा चारों। ठीक है, देख लीजिए, उतार लीजिए। 42 का हो गया। 43 का क्वेश्चन देखते हैं। 43 में कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, टिंडल प्रभाव का दिखाई देने का कारण प्रकाश के विवर्तन है। क्या है, टिंडल प्रभाव का दिखाई देने का कारण प्रकाश के विवर्तन है। रेशम के कपड़ों से प्रकाश के आने पर कपड़े का रंगीन दिखाई देना का भी कारण क्या है, प्रकाश विवर्तन है। क्या है, रेशम पे जब प्रकाश की लाइट आते तो वो क्या होता है, रंगीन दिखाई देने लगता है। ठीक है, कपड़े का चमकता हुआ, तो उसका भी कारण क्या है, प्रकाश का विवर्तन। तो पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा में है केवल 2, ठीक है, केवल 2, और 3 में है 1 और 2, और 4 में है ना तो 1 और ना ही 2। तो बताइए कौन सा होगा, हमारा होगा आंसर 43 का सी। क्या होगा, 43 का सी होगा। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 44 नंबर का रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देने का कारण प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देने का कारण प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। पानी में गिरी तेल की बूंद का रंगीन दिखाई देने का कारण भी प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। थर्ड है, होलोग्राफ रंगीन दिखाई देने का कारण भी प्रकाश का व्यतिकरण होता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट किससे संबंधित है, प्रकाश के व्यतिकरण से संबंधित है। ठीक है, साबुन के बुलबुले का देखते हो, साबुन जब होता है, बुलबुला जब होता है तो देखिएगा रंगीन दिखाई देगा। ठीक है, उसका कारण क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, दूसरा, पानी में गिरी तेल की बूंद भी रंगीन दिखाई देता है, उसका भी क्या होता है, प्रकाश के व्यतिकरण। जो भी रंगीन दिखाई देगा वहां से समझ जाइए प्रकाश का व्यतिकरण होगा। देखिए सारे में क्या है, रंगीन दिखाई देना। देखिए जहां भी रंगीन दिखाई देने का बात आया तो आप क्या समझिएगा, वो हो जाएगा प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। अगर जहां पूछा जाएगा तो आप प्रकाश के व्यतिकरण बोलिएगा। किस सिद्धांत पे काम करता है, प्रकाश के व्यतिकरण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, 44 का क्या हो गया, 44 का अगर तीनों सही है तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। पहला भी सही, सेकंड भी सही, थर्ड भी सही। ठीक है, तो क्या हो गया, 44 का आपका तीनों सही होगा, इसलिए आंसर हमारा क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो गया, डी हो गया। चलिए 45 देखते हैं। 45 में कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर का कार्य करना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। एंडोस्कोपी का कार्य करना तथा पानी के डूबी परखनली का चमकना या दोनों पूर्ण आंतरिक के कारण होता है। ठीक है, चमकना दोनों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है आपका जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक है,
रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण, प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर का ये कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, ये भी एंडोस्कोपिक का कार्य भी, और पानी के डूबे पर नली का चमकना भी दोनों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, सिद्धांत पे काम करता है। तो हमारा तीनों क्या हो गया, तीनों हमारा क्या हो गया, सही है। तीनों किसके एग्जाम्पल है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चलिए क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमारा आ गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये तीनों एग्जांपल किसका है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे या कारण। ये कभी पूछा किस सिद्धांत पे काम करता है या क्या कारण है, तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आपका रेगिस्तान मृग मरीचिका बनना, प्रकाश तंतु का कार्य करना, एंडोस्कोपी का कार्य करना तथा पानी की डूबी पर नली का चमकना, ये सारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कारा के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसी सतह या वस्तु का चमकीला दिखाई देने प्रकाश परावर्तन के कारण होता है, प्रकाश परावर्तन के कारण होता है। किसी सतह या वस्तु का चमकीला दिखाई देना प्रकाश परावर्तन के कारण होता है। सोलर कुकर का कार्य करना प्रकाश परावर्तन के कारण होता है। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। देखिए 3 पॉइंट है कि बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, किसी सतह या वस्तु का चमकीला दिखाई देना प्रकाश परावर्तन का कारण है, सोलर कुकर का कार्य करना प्रकाश परावर्तन के कारण होता है, ठीक है, इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। बताइए क्या होगा, बताइए तो फटाफट। क्या होगा बताइए, हमारा होगा आंसर 46 का डी। पहला भी सही है, सेकेंड भी सही है, थर्ड भी सही, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कारण होता है, ये बहुत बार पूछा गया है। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कारण होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। देखिए VIB GYOR, ठीक है, क्या हो गया, V से वायलेट, ठीक है, इसको बैगनी बोल सकते हैं, इंग्लिश हम नहीं लिख रहे हैं। इंडिगो हम ऐसे बोल रहे हैं इंग्लिश में, आप लोग बी से वॉयलेट, इस इंडिगो को हम लोग जामुनी या एक, बी से ब्लू, बगल नीला, जी से ग्रीन, ग्रीन मीन्स हरा। देखिए 3 इधर है 3 इधर, ये मिडिल में, याद रखिए मिडिल भी पूछा जाता है कभी कभी, पट्टी पूछा जाएगा, बैगनी और लाल हो जाएगा। वैसे येलो, येलो मीन्स पीला, याद रखिएगा। ओ से ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स नारंगी, ठीक है। आर से लाल, रेड हो गया। देखिए बी से वॉयलेट बैगनी रंग, आई से इंडिगो जामुनी, बी से ब्लू नीला, जी से ग्रीन, ग्रीन से हरा, वाई से पीला, वाई से, ओ से ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स नारंगी, आर से रेड लाल रंग, विबगर, विबग्योर बोलते हैं इसे, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर, GYOR, ठीक है। इंद्रधनुष जो है कभी भी 12 बजे नहीं बनेगा, क्योंकि सूर्य सामने होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए, किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बीम के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, ये पूछ रहा है।
बताइए क्या होगा? आभासी तथा उल्टा, आभासी सीधा और छोटा, आभासी सीधा और बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा। बताइए क्या होगा 47 का? बताइए क्या होगा? किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बीम के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आभासी तथा उल्टा, आभासी सीधा तथा छोटा, आभासी सीधा बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा। क्या होगा? आभासी होगा। आभासी होगा मतलब आभासी सीधा और छोटा। हमारा आंसर क्या हो गया? बी हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया? बी हो गया। आप उत्तल दर्पण को इसी को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्स। ठीक है, मिरर। ठीक, इसी को हिंदी में अगर बोला जाए 69 बोलते हैं। ठीक है, क्या बोले थे? बताइए क्या बोलेंगे? बताइए। देखिए, उत्तल दर्पण इंग्लिश कन्वेक्स मिरर, इसका शुद्ध उन्नतदार। ठीक है, ये बोला जाता है। ठीक, कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। ठीक है, इसका कुछ पॉइंट हम देखते हैं। इसका कार्य क्या है? कार्य, कार्य क्या है? कार्य है प्रकाश किरणों का फैलाना। प्रकाश किरणों का फैलाना। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? अपसारी। अपसारी मिरर। ठीक है, अपसारी बोलते हैं। प्रकाश की किरणों का फैलाना। ठीक है, प्रकाश की किरणों का फैलाना का कार्य करती है। ठीक है, और इसे अपसारी कहते हैं, अपसारी दर्पण कहेंगे या जो भी कहिए। इसको फोकस दूरी मापी जाती है। फोकस दूरी मापी जाती है मापी जाती क्या? पॉजिटिव के रूप में। किसके रूप में? फोकस दूरी मापी जाती है पॉजिटिव में। और प्रतिबिंब क्या? प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब प्रतिबिंब की दूरी मापी जाती है, ये भी पॉजिटिव में। ठीक है, फोकस दूरी भी मापी जाती है आपकी पॉजिटिव में, और प्रतिबिंब की दूरी भी मापी जाती है आपका पॉजिटिव में। देखिएगा, जब पॉजिटिव दूरी वाले प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं तो वो आभासी और सीधा होंगे। जब पॉजिटिव प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा? आभासी और सीधा होगा। आभासी सीधा बनेगा। ठीक है, आभासी और सीधा बनेगा कब? जब पॉजिटिव दूरी वाले प्रतिबिंब प्राप्त होती है तब। पॉजिटिव दूरी वाली प्रतिबिंब जब प्राप्त होगी तो आभासी और सीधा बनेगी। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के बारे में इतना बता दिए। और इसका उपयोग देखिएगा, उपयोग क्या होता है? उपयोग बताते हैं यहाँ। उत्तल दर्पण का उपयोग है मोटर गाड़ी, गाड़ियों में चालक के पास मतलब पीछे पीछे दृश्य तो जो मिरर लगा होता है, ठीक है। दूसरा क्या है? साइड मिरर।
साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के, ठीक है, साइड मिरर के रूप में। ये हो गया उत्तल दर्पण संबंधित जितना पॉइंट हमने बताया, ठीक है। चलिए 47 हो गया, 48 चलते हैं। 48 में कह रहा है उत्तल दर्पण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। उत्तल दर्पण का प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करता है, अतः इस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। जस्ट बताएं, उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ियों में चालक के पास दृश्य देखने हेतु साइड दर्पण के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण आनंद से आने वाली प्रकाश किरणों को सिकोड़ने का कार्य करता है, अतः इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट और सोलर कुकर के रूप में किया जाता है, ठीक है। बताइए कौन सा है। यहाँ उत्तल दर्पण निम्नलिखित कथनों में, इसमें क्वेश्चन जो है ये गलत लिखा गया है। यहाँ देखा जाएगा निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में कौन सा है, निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में। निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में यहाँ लिखा जाएगा निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि उत्तल दर्पण का प्रकाश की किरणों का फैलाने का कार्य करता है, अतः इस दर्पण को अपसारी कहते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ियों में चालक के पश्च से दृश्य देखने हेतु साइड मिरर और साइड मिरर के रूप में भी। अवतल दर्पण अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को सिकोड़ने का कार्य करता है, अतः इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट और सोलर कुकर के रूप में किया जाता है। आकर फोकस दूरी मापी जाती है, इसकी फोकस दूरी किसकी, सॉरी बता देते, अवतल दर्पण की फोकस दूरी मापी जाती है नेगेटिव में, याद रखिएगा। और प्रतिबिंब बताइए, और क्या प्रतिबिंब की दूरी, ये फोकस दूरी हुआ। अब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी भी नेगेटिव में मापी जाती है, ठीक है। जब नेगेटिव जो होगा दूरी वाले प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। नेगेटिव वाले प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक है उल्टा होगा, ठीक है। चलिए वास्तविक और उल्टा होगा, क्लियर हो गया। ये चारों बता दिया आपको। फिर से उत्तल अवतल का, इसको अवतल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कनकेव, कनकेव, ठीक है अवतल को। और ऐसे क्या कर, नतोदार बोलेंगे इसको हिंदी में, और नतोदार, ठीक है। इसको क्या बोलते थे, उत्तल को अनुतोदार, ठीक। तो हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों का फैलाने का कार्य करती है, ठीक है। अतः इस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ियों में चालक के पास से दृश्य देखने हेतु और साइड मिरर दर्पण के रूप में, साइड मिरर दर्पण के रूप में। अवतल दर्पण से आने वाले प्रकाश किरणों को सिकोड़ने का कार्य करता है, इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसका फोकस दूरी नेगेटिव में होता है और प्रतिबिंब की दूरी भी नेगेटिव होता है। नेगेटिव वाले प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। और पूछ रहा है कि इसकी अवतल दर्पण का उपयोग भी हेडलाइट और सोलर कुकर में यूज किया जाता है, ठीक है। कभी और पूछा जाता है दाढ़ी में भी अवतल दर्पण का, दाढ़ी तथा बाल बनाने में जो दर्पण का यूज किया जाता है वो भी अवतल दर्पण का होगा। नाक कान दांत आंख वाले डॉक्टर जो परीक्षण करते हैं उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नाक कान दांत,
और आंख। परीक्षण जो होता है, जो डॉक्टर लोग करते हैं, जिसे देखते हैं, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। और टॉर्च में भी और खगोलीय दूरदर्शी में भी, ये सारे में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, ये भी है और ये भी है। हेडलाइट और सोलर कुकर, कान, नाक, दांत, आंख, ठीक है, ये सारे में। चलिए 48 का क्या हो गया आंसर? 48 का आ गया हमारा डी हो गया। 49 देखते हैं। 49 में खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और छोटा, काल्पनिक और छोटा, वास्तविक और बड़ा, और काल्पनिक और बड़ा। बताइए क्या होगा खगोलीय दूरदर्शी से? बताइए। वास्तविक छोटा, वास्तविक बड़ा। बताइए काल्पनिक छोटा, काल्पनिक बड़ा। बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक छोटा, काल्पनिक और छोटा, वास्तविक बड़ा और काल्पनिक बड़ा। बताइए क्या होगा? हमारा आंसर होगा काल्पनिक और बड़ा होगा, काल्पनिक और बड़ा होगा, ठीक है। चलिए 49 का डी हो गया। 50 चलते हैं। धूप से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? मात्र काला, मात्र उजला, ऊपर उजला नीचे काला, ऊपर काला नीचे उजला। बताइए कौन सा होगा? फटाफट बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा आपका? धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? तो वो होगा सी, ऊपर उजला नीचे काला। 50 हो गया। 51 देखते हैं। जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है 2, 6, अनंत और 1। बताइए क्या होगा? वो होगा आपका अनंत बनेगा। जब दो समांतरों, जो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? अनंत होगी। चलिए 51 का सी हो गया। 52 का चलते हैं। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 0, θ/2, 2 थीटा और थीटा। बताइए क्या होगा 52 का? वो होगा आपका 2 थीटा। क्या होगा? 2 थीटा होगा। चलिए ऑप्शन 52 का सी होगा। 53 चलते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों का अलग करने का क्या तरीका है? यह है एक प्रिज्म से रंगों का अलग अलग किया जा सकता है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, इसलिए क्या हो गया? 53 का आंसर सी हो गया। 54 का, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है उत्तल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, प्रिज्म द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है किसके द्वारा? वो है प्रिज्म के द्वारा। किसके द्वारा? प्रिज्म के द्वारा। 55, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? बताइए इंद्रधनुष का रंगों का सही क्रम क्या है? बताइए, अभी जस्ट बताए थे आपको, बताइए फटाफट। क्या होता है इंद्रधनुष में? विभगर होता है, VIGOR, विभगर। वॉयलेट मतलब बैगनी, इंडिगो मतलब जामुनी, ठीक है जामुनी। ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा, येलो मतलब पीला, ऑरेंज मीन्स नारंगी, उसके बाद रेड मीन्स लाल, ठीक है, रेड मीन्स लाल। तो देखिए इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम, देखिए बैगनी कहीं नहीं, बैगनी है लेकिन हरा कहाँ? यह सही क्रम नहीं है तो ये गलत हो गया, ठीक है। बैगनी शुरू में कहीं नहीं। आप चलिए बैगनी के बाद क्या है? जामुनी, जामुनी भी कहीं नहीं। तो नीला देखते हैं, नीला कहाँ का? नीला ये तीनों में है। नीला हो गया, नीला के बाद हरा हो गया, हरा के बाद पीला। देखिए ये तीनों सही क्रम सही है, नीला हरा पीला। इन रंगों का सही क्रम क्या है? नीला हरा पीला। बैगनी नहीं है और आपका जामुनी भी नहीं है, तो नीला हरा पीला होगा। तो सही क्रम क्या है? नीला हरा पीला, ठीक है। तो ये हो गया 55 का सी हो गया। 56, जब धूप
जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटना जिम्मेवार है? परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन। नीचे दिए गए कूट कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, बताइए क्या होगा आंसर। देखिए परिक्षेपण भी होगा, अपवर्तन भी होगा, आंतरिक परावर्तन भी होगा, तो इसलिए हमारा क्या हो गया आंसर डी हो गया। 57 देखते हैं। 57 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। ठीक है, अगर सुबह सूर्य किधर उगता है? पूर्व में। सूर्य कब दिखाई देता है? सूर्य सुबह उगता है पूर्व में, और इंद्रधनुष के वहां बनेगा पश्चिम में। इंद्रधनुष विपरीत दिशा में बनेगा, सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में बनेगा। अगर पूर्व में है तो पश्चिम बनेगा। शाम में पश्चिम दिशा होता है सूर्य की बात कर रहे हैं। और इंद्रधनुष बनेगा आपका पूर्व दिशा में, क्योंकि अपोजिट की बात कर रहा है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के दिशा के विपरीत दिशा में दिखाई देगा। सूर्य सुबह जो है मॉर्निंग में, सुबह, ठीक है, पूर्व में, और बनेगा इंद्रधनुष पश्चिम में। शाम के टाइम में सूर्य पश्चिम में, इंद्रधनुष बनेगा पूर्व में। देखिए दोपहर के 12 बजे सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है, तब प्रकाश का अपवर्तन वर्षा की बूंदों में नहीं हो पाता, और इंद्रधनुष हमें दिखाई नहीं दिखाई पड़ेगा। इंद्रधनुष के मध्य रंग क्या होगा? हरा होगा। देखिए अभी जस्ट बताए थे भीपगर, BIBGYOR। देखिए 3 इधर 3 इधर, तो मिडिल में कौन सा है? ग्रीन है ना, इसीलिए इंद्रधनुष के मध्य रंग क्या होगा? हरा होगा। इंद्रधनुष के मध्य रंग क्या होगा? हरा होगा। ठीक है, 12 बजे सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है, अतः प्रकाश का अपवर्तन वर्षा की बूंदों में नहीं होगा। इंद्रधनुष हमें दिखाई नहीं देगा। दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष हमें बनते हुए नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसका कारण भी दे दिए। और इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। अगर सूर्य पूर्व में सुबह में तो पश्चिम में बनेगा, शाम में पश्चिम में सूर्य होता है तो पूर्व में बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या हो गया इसका? 57 का डी हो गया, तीनों सही है। अब 58 देखते हैं। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वन पट होता, भी जस्ट बताए थे भीपगर। देखिए बार बार आ रहा है, देखिए एक तरफ आ रहा है, एक तरफ वॉयलेट है, वॉयलेट को बैगनी बोलते हैं। बैगनी और लाल कहाँ है बताइए? जो होगा वही सही होगा मेरा, बैगनी और लाल जहां होगा। देखिए बैगनी यहाँ और लाल यहाँ, दोनों सीमांत पट्टी पे क्या ये है, दोनों सीमांत पे ये है, तो हमारा क्या होगा? बैगनी हो जाएगा। 58 हो गया। 59 चलते हैं। 59 कह रहा है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई होना चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई के 1/4, व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई के आधा, व्यक्ति के या उपयुक्त कौन क्या होगा? व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होगा। व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होगा। ये लगभग आपका मिनिमम 8 बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, 8 बार, इतना इंपॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधा दर्पण का। चलिए 59 और 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है 1, 0, 4 अनंत। बताइए क्या होगा? ये आपका होमवर्क है, बताइए तो, बताइए। आज का होमवर्क रहा आपका, फिर कल हम बताएंगे 60 नंबर का क्या होगा। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 1, 0, 4 अनंत। बताइए, ये होमवर्क रहा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अपने, और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करेगा
ठीक है, लाइक कीजिएगा और मोटिवेट करेगा, और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। थैंक यू।